हेलो एवरीवन, दिस इज़ एफ के मैक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ इंजीनियर फरमान खान। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस करना है अबाउट दी अल्टरनेटिंग करंट। एसी करंट क्या होता है, एसी करंट का जो साइन वेव है वो किस तरह बनता है और एसी करंट फ्लो किस तरह होता है। फिर उसके बाद एसी करंट के अंदर ही जो 120 वोल्ट पावर सप्लाई है और 220 वोल्ट पावर सप्लाई है, ये क्या होते हैं और इन दोनों के क्या फ़वाइद होते हैं। सो ये मुख्तसर सी वीडियो है आज, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो आज की वीडियो में हमने यही चीज़ बहुत ही डिटेल में डिस्कस करना है। सो शुरू करते हैं आज की वीडियो। बट इससे पहले अबाउट मी, माय नेम इज़ इंजीनियर फरमान खान। आई एम लेक्चरर HVAC एट गवर्नमेंट टेक्निकल कॉलेज इन पाकिस्तान। अगर आप लोग मुझे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज या व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन आप करना चाहते हैं तो आप इन तीनों प्लेटफॉर्म की जो लिंक्स है वो मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहां से जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप कोई HVAC के स्टूडेंट हैं या HVAC के मैकेनिक हैं और आप ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, जो कि हम हर नाइट 9 PM पर ऑनलाइन एक क्लास लेते हैं, तो आप वहां पर जाके हमारे साथ ज्वाइन अप कर सकते हैं। सो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और आज की वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। एसी बरकी रू की एक शक्ल है जहां इलेक्ट्रॉन के बहाव की सिमत वक्तन फ़वक्तन तब्दील होती रहती है। सिमत में ये मुतवातिर तब्दीली आम तौर पर साइनोसाइडल वेव फॉर्म से ज़ाहिर होती है। ज़्यादातर ममालिक में एसी पावर का मेयार 50 या 60 हर्ट्ज़ होता है, जो कि फ़ी सेकेंड साइकिलों की तादाद को ज़ाहिर करता है। एसी करंट क्या है? एसी करंट वो करंट है जो कि अपने फ़्लो को लम्हा ब लम्हा अपना सिमत चेंज करता रहता है, जिसकी वजह से इसके अंदर साइनोसाइडल वेव फॉर्म की सूरत में, जिस तरह आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस तरह के वेव फॉर्म्स की सूरत में ये अपना फ़्लो जो है ये कंटिन्यू रखता है। ठीक है, फ़र्ज़ कर लीजिए हमारे पास एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसको हमने कोई एसी पावर सप्लाई दिया हुआ है और यहाँ पर मीटर पर कुछ करंट शो हो रहा है, जबकि वोल्ट मीटर पर कुछ वोल्टेज यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो अगर ये हीटर चल रहा है तो इसका मतलब कि इसके अंदर करंट का जो फ्लो है वो जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि वोल्टेज का प्रेशर है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनों के ऊपर वोल्टेज का प्रेशर है, उन्हीं की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है वो आगे की तरफ फ्लो होता हुआ हीटर के अंदर से गुजर कर वापस आ रहा है, तो जिससे कि हीटर ने जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको कंज्यूम करना है और हीट एनर्जी के अंदर इसने कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये साइनोसाइडल वेव फॉर्म में किस तरह जाता है ये थोड़ा सा मैंने आपको समझाना है। पिछले वीडियो में भी आप लोगों को थोड़ा बहुत मैंने बताया था इसके बारे में, बट यहाँ पे थोड़ा सा फिर से एक बार समझाना है। साइनोसाइडल जो वेव फॉर्म है वो कुछ इस तरह से होता है। एक ऐसा वेव जो कि हाफ वेव पॉजिटिव का हो और हाफ वेव नेगेटिव का हो, इस किस्म के वेव को हम साइन वेव कहते हैं या साइनोसाइडल वेव भी कह सकते हैं। ठीक है, जो ऊपर वाला हाफ है ये पॉजिटिव हाफ है, जो नीचे वाला हाफ है ये नेगेटिव हाफ है। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है फॉरवर्ड, नीचे वाले के लिए मैंने लिखा हुआ है बैकवर्ड। ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड का क्या मतलब होता है ये मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। फ़र्ज़ करिए हमारे पास एक वायर है, फ़र्ज़ करिए हमारे पास एक वायर है। थोड़ा सा मैं आप लोगों को जूम करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोग इसको अच्छी तरह से देख सकें। अच्छा, फ़र्ज़ करिए एक वायर है और इसके अंदर ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, ये तीसरा एटम है, इसी तरह चौथा एटम हो सकता है, इसी तरह पांचवा एटम, इसी तरह 10 लाख एटम, 1 करोड़ एटम, 1 अरब एटम। डिपेंड करता है कि कितना तार लंबा है या कितना कोई डिवाइस लंबा है, उतने ही इसके अंदर एटम्स का जो तादाद होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। ओके, सो एक एटम बहुत ही छोटा, यानी हमारे नेकेड आइज से हमें ना दिखने वाला, यानी अपने ज़ाहिरी आंखों से हम इसको नहीं देख सकते, बल्कि ये माइक्रोस्कोपिक व्यू से देखा जा सकता है। तो एक छोटा एटम जिसके अंदर मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें ये कापर का एटम है, ये कापर का एटम है और कापर के एटम के अंदर 29 नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि 29 नंबर्स के प्रोटॉन होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब फ़र्ज़ कर ले कि इस तार के अंदर जो एटम्स हैं, इस तार के अंदर जो एटम्स हैं, अगर तो ये तार कापर का है तो कापर के इस तार के अंदर हर एक एटम में
29 नंबर्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि शेल्स के अंदर गोल चक्कर लगा रहे होते हैं, जबकि 29 नंबर्स के प्रोटॉन्स हैं जो कि इस मरकज़ा के अंदर होते हैं। ठीक है, सो जिस वक्त हम वोल्टेज इसके साथ कनेक्ट करते हैं तो जो वोल्ट हम कनेक्ट करते हैं उन वोल्ट के अंदर बहुत हाई प्रेशर होता है, क्योंकि वो पावर प्लांट से आ रहे होते हैं, जो हमारा ग्रिड स्टेशन होता है वहाँ से आ रहे होते हैं, जिनके अंदर बहुत हाई पावर होता है। उस पावर की वजह से जो प्रेशर होता है इलेक्ट्रॉनों के ऊपर, वो प्रेशर यहाँ पर इस कॉपर के एटम के आखिरी शेल में जो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, इस कॉपर के एटमों के आखिरी शेल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर वो जो प्रेशर है वो प्रेशराइज होके इनको आगे फॉरवर्ड करने की कोशिश करते हैं। बट चूंकि इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर मरकज़ा के प्रोटॉन्स का एक कशिश होता है जो कि अपनी तरफ खींच रहे होते हैं, तो इस वजह से ये बहुत ही मुश्किल से आगे की तरफ जाएगा जब तक कि इस पे बहुत ज़्यादा एनर्जी ना अप्लाई हो। बट चूंकि वोल्टेज का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वोल्टेज के प्रेशर से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ड्रिफ्टिंग का अमल करता रहता है। ड्रिफ्टिंग का अमल का मतलब है यानी आगे पीछे ये जा रहा होता है, प्रेशर को महसूस करके थोड़ा सा आगे की तरफ ये निकल जाता है। फिर जब नेगेटिव साइकिल बनता है अल्टरनेटिंग करंट का, जो कि जनरेट होता है ग्रिड स्टेशन के अंदर, ये ग्रिड स्टेशन के अंदर इस तरह नेगेटिव पॉजिटिव वहाँ पर जनरेट होता है। तो इस वजह से जो जब ये तार में आएगा तो तार के अंदर भी ये कुछ इस तरह से ही ऑपरेट होता है, जैसे कि आपको मैं ये इस डायग्राम के अंदर बता रहा हूँ। इस डायग्राम के अंदर आप देखें, ये जो करंट है, जो चार्ज है, वो कुछ इस तरह से अपने आप को ऑपरेट करवा रहा होता है। ठीक है, सो जिस वक्त इस इलेक्ट्रॉन पर और इस इलेक्ट्रॉन पर जब वोल्टेज का प्रेशर पड़ेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरह बार बार ड्रिफ्टिंग का अमल करेगा। जिस वक्त ड्रिफ्टिंग की वजह से ये आगे की तरफ जाएगा, तो आगे की तरफ जाने के वक्त में ये कुछ इस तरह का पॉजिटिव एक हाफ बनाएगा। ये पॉजिटिव हाफ उस वक्त क्रिएट होगा जिस वक्त ये इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्टिंग के अमल में आगे की तरफ थोड़ा सा मूव होगा। फिर जब ग्रिड स्टेशन के अंदर से जब नेगेटिव साइन वेव बनता है, तो उस वक्त ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर जो फोर्स है वो थोड़ा सा हट जाता है, ये फिर वापस आके अपनी जगह पर आ जाता है। तो वापस आने का मतलब ये है कि उस वक्त ये जो साइन वेव है इसका नेगेटिव हाफ बनता है। सो पॉजिटिव हाफ, नेगेटिव हाफ, पॉजिटिव हाफ, नेगेटिव हाफ, पॉजिटिव हाफ, नेगेटिव हाफ। इसी तरह हर एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का पॉजिटिव हाफ, नेगेटिव हाफ, इस तरह अगर 50 चक्कर जो है, 50 साइन वेव अगर बने एक सेकेंड के अंदर, तो हम कहते हैं कि इस वोल्टेज का जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज़ है। वो 50 हर्ट्ज़ है। 50 हर्ट्ज़ क्यों कहते हैं कि अगर किसी करंट के फ्लो के दौरान अगर ये साइन वेव इसी तरह के एक सेकेंड में 50 मरतबा बने, जैसे ये एक साइकिल है, फिर ये दूसरा साइकिल है, फिर ये तीसरा साइकिल है, ठीक है ना, तो इस तरह अगर 50 साइकिल एक सेकेंड के अंदर बने, इसका मतलब कि इस करंट के अंदर जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज़ है। यानी 50 मरतबा ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपना आगे की तरफ और पीछे की तरफ मूव कर रहा होता है, जिसकी वजह से ये साइनोसाइडल वेव फॉर्म बनते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर आप देखें कि जो साइनोसाइडल वेव जिसको मैंने फॉरवर्ड लिखा हुआ है, इस फॉरवर्ड का मतलब ये है कि जिस वक्त ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा आगे की तरफ मूव होगा तो ये जो पॉजिटिव हाफ है ये बनेगा। फिर जिस वक्त इलेक्ट्रॉन दोबारा नेगेटिव की तरफ यानी वापस मूव होगा तो उस वक्त दोबारा से ये साइन वेव फिर से नेगेटिव साइड पे बनेगा। लेकिन जो फॉरवर्ड वाला हाफ साइकिल है वो नेगेटिव वाले हाफ साइड के बिल्कुल बराबर होगा, मैग्नीट्यूड में भी बराबर होगा, यानी ऊंचाई में भी बराबर होगा दोनों, और जो इस तरह का एरिया इसने कवर किया हुआ है इतना ही एरिया नेगेटिव में भी कवर करेगा। सो इस तरह के अगर 50 साइकिल बनते हैं फी सेकंड में, तो हम कह सकते हैं कि इस इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज़ है। अच्छा, फ़र्ज़ करिए एक कॉइल है, या यही आप हीटर राड इसको समझ लें कि ये हीटर राड है, तो इसके अंदर जाने वाला जो करंट होता है वो साइनोसाइडल वेव फॉर्म में जा रहा होता है, और इसको हम फेज़ वाला वायर भी कह सकते हैं। ये फेज़ वाला वायर होगा जिसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है।
और फिर इस कॉइल के अंदर अपना जो एनर्जी है वो लॉस करके फिर न्यूट्रल के वायर पर से वापस आएंगे। तो एसी करंट कुछ इस तरह से फ्लो होता है। एक तो ये है कि साइनोसाइडल वेव फॉर्म में फ्लो होता है, और दूसरी बात कि ये न्यूट्रल के ज़रिए से वापस दोबारा ग्रिड स्टेशन की तरफ जा रहा होता है। ठीक है, सो आई होप कि यहाँ तक आप लोगों ने समझा होगा। अच्छा, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि 120 वोल्ट पावर सप्लाई और इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। इन अ 120 वोल्ट सप्लाई सिस्टम द वोल्टेज इज़ 120 वोल्ट्स। द स्टैंडर्ड इज़ कॉमनली used in North America and some other regions. The voltage is delivered to homes. अच्छा, 120 वोल्ट या 220 वोल्ट अल्टरनेटिंग करंट सेम चीज़ें ही हैं, सिर्फ ये है कि 120 वोल्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर प्रेशर है वो कम बनता है। 120 वोल्ट के ऊपर इलेक्ट्रॉनों का प्रेशर कम है, 220 वोल्ट के अंदर इलेक्ट्रॉनों का प्रेशर ज़्यादा है। ठीक है, सो इतना आपने समझना है कि 120 वोल्ट के अंदर इलेक्ट्रॉनों का प्रेशर कम है तभी तो वोल्टेज कम है, और 220 वोल्ट के सिस्टम में इलेक्ट्रॉनों के ऊपर प्रेशर ज़्यादा है तभी तो वोल्टेज ज़्यादा है। अब 120 वोल्ट के जो पावर सप्लाई होते हैं जो कि अमेरिका के अंदर और कुछ कंट्रीज़ के अंदर इस्तेमाल होते हैं, वहाँ पर जो भी अप्लाइंसेस इस्तेमाल किए जाते हैं रेफ्रिजरेटर्स में या एयर कंडीशनर में, वो सारे 120 वोल्ट के ही इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, सो वहाँ पर 120 वोल्ट सिस्टम के फ़वाइद क्या होते हैं। सबसे पहला नंबर 1 जो है वो लोअर रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिकल शॉर्ट। किसी भी चीज़ के अंदर अगर इलेक्ट्रिकल शॉर्ट है तो वो वहाँ पर जो मतलब बिजली के झटके का रिस्क होता है वो बहुत कम होता है। यानी जो बरकी शॉक, जो बरकी झटका लगता है आपको, वो कम होता है क्योंकि वोल्टेज ही कम है, तो वो इतने ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होते जितने कि 220 वोल्ट में ख़तरनाक होते हैं। ठीक है, सो एक फ़ायदा 120 वोल्ट का ये है। नंबर 2, सिंपलर वायरिंग एंड कंपोनेंट्स। चूँकि वोल्टेज ही कम है तो इस वजह से जो हमारे मोटर डिज़ाइन किए जाते हैं, वो मोटर किस तरह डिज़ाइन किए जाते हैं, उनके अंदर जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ही सिंपल होते हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स भी बहुत ही सिंपल होते हैं। ठीक है, नंबर 3, रिड्यूस्ड एनर्जी लॉस इन वायरिंग। एनर्जी लॉस जो है वायरिंग के अंदर वो बहुत कम होता है क्योंकि वोल्टेज ही कम होंगे, तो वोल्टेज कम होने की वजह से जो करंट के लॉसेस है तारों के अंदर वो भी बहुत ज़्यादा कम होंगे। ठीक है, सो पावर जो लॉस होता है इलेक्ट्रिकल वायरिंग में ये प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। लोअर वोल्टेज सिस्टम्स लाइक 120 वोल्ट लोअर करंट 120 volt lower current means less energy loss as heat in the wires during the journey of the power source to your home। एग्जाम्पल इसका क्या है, हम दे सकते हैं कि अगर किसी जगह पर 120 वोल्ट की पावर सप्लाई का सिस्टम है तो इसका मतलब कि वहाँ पर तारों के अंदर जब करंट फ्लो होगा, चूँकि वोल्टेज कम है, प्रेशर कम है इलेक्ट्रॉनों के ऊपर, तो वहाँ पर जो हीट प्रोड्यूस होगा वो बहुत कम प्रोड्यूस होगा तारों के अंदर। तो इसी वजह से हीट के कम प्रोड्यूस होने की वजह से वहाँ पर पावर के जो लॉसेस हैं वो बहुत कम होंगे, पावर आपका ज़ाया नहीं होगा। ठीक है, अच्छा 220 वोल्ट या 240 वोल्ट सप्लाई जो है, इसके ये क्या है और इसके क्या फ़वायद हैं। इन 220 वोल्ट और 240 वोल्ट सप्लाई सिस्टम द वोल्टेज इज़ 220 वोल्ट्स और 240 वोल्ट्स डिपेंडिंग ऑन द रीजन। एक तो ये है कि मिसाल के तौर पर किसी कंट्री के अंदर अगर 220 वोल्ट और 240 वोल्ट्स का सिस्टम राइज है। मिसाल के तौर पर मैं आपको पाकिस्तान का एग्जांपल लेता हूँ। पाकिस्तान के अंदर जितने भी पावर प्लांट्स हैं जो कि वापडा के हैं, जो ग्रिड स्टेशंस हैं जहाँ पे पावर जनरेट होता है, वहाँ पर हमारा 220 वोल्ट का सिस्टम ही जनरेट होता है और हमारा कंट्री 220 वोल्ट के सिस्टम पर ही चलता है। यानी हमारे यहाँ जो फैन हम इस्तेमाल करते हैं, जो लाइट इस्तेमाल करते हैं, जो इलेक्ट्रिक रॉड इस्तेमाल करते हैं, ये सारी चीज़ें 220 वोल्ट के लिए ही डिज़ाइन किए गए हैं। ठीक है, तभी तो हम जो भी अप्लायंस अपने घर के अंदर लगा देते हैं उसके लिए हमारा जो बोर्ड के अंदर पावर सप्लाई होता है 220 वोल्ट का, वही उसके लिए मौजू होता है और वहीं से वो चल रहा होता है। ठीक है, सो ये रीजन के ऊपर डिपेंड करता है कि किस रीजन में क्या कौन से नेचर ऑफ सप्लाई 120 वोल्ट की या 220 वोल्ट की इस्तेमाल हो रही है। दिस स्टैंडर्ड इज़ कॉमनली यूज्ड इन यूरोप, एशिया, अफ्रीका एंड अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जो हमारे एशिया में, ख़ासतौर पर अफ्रीका में और कुछ यूरोप के कंट्रीज़ के अंदर जो 220 वोल्ट का सिस्टम है ना, ये बहुत वाइडली इस्तेमाल किया जाता है। द हायर वोल्टेज अलाउज फॉर मोर एफिशिएंट ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर ओवर लॉन्गर डिस्टेंस। चूँकि 220 वोल्ट में जो पावर सप्लाई होता है
उनके अंदर जो वोल्टेज का मतलब ये कि यानी इलेक्ट्रॉनों का प्रेशर ज़्यादा होता है, तो इसलिए ट्रांसमिशन के अंदर ये एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा दिखाता है। यानी मिसाल के तौर पर जो ग्रिड स्टेशन है वो अगर आपके घर से बहुत ज़्यादा दूर भी लगा हुआ है तो वहाँ से आपके घर तक पावर आने में ये बहुत इफ़िशियंट होता है एज़ कम्पेयर टू 120 वोल्ट। मतलब कहने का ये है सिंपली, यानी 220 वोल्ट को हम बहुत दूर तक ट्रांसमिशन लाइन के अंदर लेके जा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो यूरोपियन हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक आउटलेट्स आर टाइपिकली 220 वोल्ट अप्लायंस लाइक वॉशिंग मशीन, ओवन। हमारे घरों के अंदर जो हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं ना, ये उन चीज़ों के बारे में बात कर रहा है कि यानी हमारे घरों के अंदर जो वॉशिंग मशीन, ओवन और दूसरी चीज़ें इस्तेमाल होते हैं वो हम 220 वोल्ट के इस्तेमाल होते हैं, जो कि बहुत ही एफिशिएंटली वो चल रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, एडवांटेजेस ऑफ 220 वोल्ट और 120 वोल्ट। अब क्या 220 वोल्ट का जो पावर सप्लाई है ये बहुत अच्छी है 120 वोल्ट से? क्यों अच्छी है? तो इसके कुछ यहाँ पे आप लोग की पॉइंट्स जो है ना आप यहाँ पे देख सकते हैं। नंबर 1, लोअर करंट फॉर द सेम पावर। पहली चीज़ तो ये है कि अगर कोई सेम पावर है जिसके अंदर हमने 120 वोल्ट देना है, दूसरी तरफ हमने 220 वोल्ट देना है, अगर दो जगहों पर सेम पावर की कोई चीज़ है, एक साइड पे हमने 120 वोल्ट देने हैं, दूसरे साइड पे हमने 220 वोल्ट देने हैं, तो जो 220 वोल्ट वाले होंगे वहाँ पर लोअर करंट प्रोड्यूस होगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक एग्जांपल है। फ़र्ज़ करें कि एक क्लॉथ आयरन है जहाँ जिस पे हम कपड़े इस्त्री करते हैं, अगर उसका पावर है 2000 वाट, किसी इस्त्री का पावर है 2000 वाट। ठीक है। तो अगर ये डिज़ाइन किया गया है 120 वोल्ट के लिए, तो 120 वोल्ट के डिज़ाइन के लिए ये कितना करंट कंज्यूम करेगा? आपके पास पावर का सिंपली फार्मूला है I इज़ इक्वल टू पी बटा हुआ V। सो P हमारे पास 2000 वाट की इस्त्री है, डिवाइडेड बाई, अगर 120 वोल्ट पर हम इसको चलाते हैं तो 120 के पे इसको डिवाइड कर लें, तो अगर आप 2000 को 120 पर डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास 16.6 एम्पियर का करंट आएगा। ठीक है। अगर 220 वोल्ट के ऊपर हम इसी क्लॉथ आयरन को चलाएंगे तो सेम फार्मूला लगा लें, I इज़ इक्वल टू पी बटा हुआ V। P पावर जो है वो 2000 वाट है क्योंकि 2000 वाट की पावर की इस्त्री है। ठीक है। और अगर इसको हम डिवाइड करें 220 पर, अगर हमने इसको 220 वोल्ट से चलाई हुई है, ठीक है, तो 2000 को डिवाइड कर ले 220 वोल्ट पर, तो आपके पास जो करंट आएगा वो 9 एम्पेयर आएगा। अब दोनों के अंदर काफ़ी फ़र्क है। इसका मतलब कि पहले अगर हमने इसको 120 वोल्ट से चलाया तो करंट इसने कंज्यूम करना था 16.6 एम्पेयर। अब जब हमने 220 वोल्ट के वोल्टेज के लिए डिज़ाइन किया और 220 वोल्ट से हमने इस्त्री को चलाया तो ये 9 एम्पेयर करंट ले रहा था। तो इसका मतलब ये है कि यानी 120 वोल्ट में जो भी चीज़ आप चलाएंगे ना वो ज़्यादा करंट कंज्यूम करेगा एज़ कम्पेयर टू 220 वोल्ट में। एक रेफ्रिजरेटर है जो कि 200 वाट का है, एक दूसरा रेफ्रिजरेटर है वो भी 200 वाट का है। एक आप इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर जो कि 220 वोल्ट पर चल रहा है, एक आप इस्तेमाल कर रहे हैं अमेरिका के अंदर जो कि 120 वोल्ट पे चल रहा है। तो दोनों में से कौन सा कम करंट कंज्यूम करेगा? जो पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल हो रहा है जो 220 वोल्ट पे चल रहा है, ये कम करंट कंज्यूम करेगा एज़ कम्पेयर टू जो अमेरिका के अंदर 120 वोल्ट पर चल रहा है। ठीक है। सो एक ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है 220 वोल्ट सप्लाई सिस्टम का। दूसरा जो फ़ायदा है वो है एफिशिएंसी इन पावर ट्रांसमिशन। पावर ट्रांसमिशन जो हम वापडा का जो ट्रांसमिशन लाइंस होते हैं जिनके अंदर हम वोल्टेज को कैरी कर रहे होते हैं, या यूँ समझ ले कि आपके घर के पास कोई ट्रांसफार्मर लगा हुआ है स्टेप डाउन वाला, वो आपके घर तक बिजली को सप्लाई कर रहा है एक सर्विस तार की सूरत में, या कोई तार आपने लगाया हुआ है। तो अब अगर 220 वोल्ट सिस्टम है और इसके लिए आपने तार लगाया हुआ है अपने घर तक बिजली लाने के लिए, तो ये बेहतरीन तरीके से ट्रांसमिट होगा आपके घर तक एज़ कम्पेयर टू 120 वोल्ट के। अगर आप 120 वोल्ट सप्लाई को बहुत दूर तक लेके जाएंगे तो उसके अंदर फिर लॉसेस बढ़ेंगे, वो फिर एफिशिएंसी के साथ आपके घर तक नहीं पहुंचेगा। ठीक है। सो एक इसका सबसे ये भी बड़ा फ़ायदा है 220 वोल्ट पावर सप्लाई सिस्टम का। नंबर 3 है कंपेटिबिलिटी विद लार्जर अप्लाइंसेस। जितना आप अप्लाइंसेस का साइज़ बढ़ाते जाएंगे, 220 वोल्ट के अंदर चूंकि वोल्टेज ज़्यादा होता है यानी इलेक्ट्रॉनों के ऊपर प्रेशर ज़्यादा होता है, तो ये लार्जर
टाइप ऑफ अप्लायंसेस को भी चला सकते हैं। यानी 220 वोल्ट यूँ समझ ले कि अगर आप पाकिस्तान के अंदर कोई रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं तो आप बड़े साइज़ का भी रेफ्रिजरेटर यहाँ पे चला सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बिजली का पावर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अमेरिका। अमेरिका के अंदर लोग हमेशा से कोशिश करते हैं कि छोटा कंप्रेसर हो, छोटा रेफ्रिजरेटर हो, क्योंकि वहाँ पर वोल्टेज का सिस्टम जो है ना वो कम होता है, 120 वोल्ट होता है। तो इसलिए वो लोग चाहते हैं कि 120 वोल्ट पर चलने वाला चीज़ छोटा हो तो वो बेहतरीन तरीके से चलेगा, बेहतरीन उसकी परफॉर्मेंस होगी। ठीक है। और नंबर नेक्स्ट है रिड्यूस्ड वोल्टेज ड्रॉप। जो 220 वोल्ट होते हैं इसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप भी थोड़ा सा कम होता है। क्यों कम होता है? वोल्टेज ड्रॉप विच इज़ द डिक्रीज इन वोल्टेज along the length of a conductor is less significant in a 220 volt system compared to a 120 volt system for the same power transmission। अगर आप किसी तार के अंदर 120 वोल्ट को कैरी करेंगे करंट की सूरत में, तो अगर आप लंबे तार के अंदर इसको कैरी करेंगे तो इसके अंदर वोल्टेज जगह जगह पे ड्रॉप होगा, बिकॉज लेंथ आप बढ़ा रहे हैं। तो लेंथ के बढ़ने की वजह से जो वोल्टेज होंगे उनके अंदर ड्रॉप आएगा। क्यों ड्रॉप आएगा? क्योंकि रेजिस्टेंस ऑफ वायर होगा, लेंथ ऑफ वायर होगा, और हो सकता है कि वो जो तार है वो सनलाइट के नीचे जो है ना लगा हुआ है, तो इस वजह से टेम्परेचर भी तार के ऊपर इफेक्ट कर सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो करंट किसी तार के अंदर जा रहा है 120 वोल्ट के सिस्टम में, उसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप्स आएंगे, करंट भी साथ साथ में ड्रॉप होगा। और अगर कोई तार जो है ना उसके अंदर हम 220 वोल्ट लेके जा रहे हैं तो उस 220 वोल्ट के तार के अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप होंगे वो कम होंगे। क्यों कम होंगे? क्योंकि वोल्टेज के ऊपर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रेशर है, इलेक्ट्रॉनों के ऊपर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो वो लंबे लाइन तक भी आप अगर उसको लेके जाएंगे तब भी उनके अंदर जो वोल्टेज होंगे वो ड्रॉप नहीं होंगे और लॉसेस आपके पास नहीं आएंगे। सो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को 120 वोल्ट और 220 वोल्ट के बारे में अच्छी तरह से नॉलेज हो चुका होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अनटिल टू नेक्स्ट वीडियो, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।